बे बुड्ढे, अभी तक खाना नहीं बनाया, ये ले। बेटा मुझे छोड़ के मत जाओ बेटा, रुक जाओ बेटा। चल हट बुड्ढे, बेटा रुक जाओ, मुझे छोड़ के अकेला मत जाओ बेटा। यह कहानी है रामलाल की। रामलाल अपने बेटे सोनू के साथ रहता था। उसकी पत्नी सोनू को जन्म देते समय ही गुजर गई थी। तब से रामलाल ही सोनू को माँ बाप दोनों का प्यार देता था। सोनू को अपनी माँ के ना होने का एहसास ना हो, इसके लिए रामलाल उसे बहुत ही लाड प्यार से रखता था। उसकी हर छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देता था, यह सोच के कि बिन माँ का बच्चा है। लेकिन धीरे धीरे सोनू की गलतियाँ बड़ी होने लगी। वह स्कूल जाने का बहाना बना के अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था। यहाँ तक कि अपने स्कूल के दोस्तों से झगड़ा भी कर लेता था। कभी किसी का मार के सर फोड़ देता था, तो कभी अपने शिक्षक को ही मार के भाग आता था। सब शिकायत लेके रामलाल के पास जाते। रोज रोज की शिकायत से रामलाल बहुत परेशान हो गया था। वह सोनू को बहुत समझाता था, लेकिन उसका कोई परिणाम न निकला। सोनू अपने पिता से कभी भी प्यार से बात नहीं करता था, हमेशा गुस्से में ही बात करता था। एक दिन रामलाल जब अपनी दुकान पे था, तब वहाँ सोनू आ गया। पापा, मुझे 5,000 रुपए चाहिए, जल्दी दे दो। 5,000 रुपए? इतने सारे पैसों का तुम क्या करोगे बेटा? मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, अब जल्दी दे दो, मुझे लेट हो रहा है। लेकिन बेटा 5,000 तो बहुत ज्यादा है, और आज ज्यादा कमाई भी नहीं हुई। देखो पापा, मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी निकालो पैसे। रामलाल मना कर देता है, जिससे सोनू को बहुत गुस्सा आता है और वो रामलाल को धक्का देके गिरा देता है और ड्रॉर से सारे पैसे लेके चला जाता है। सोनू का अपने प्रति ऐसा व्यवहार देख के रामलाल दुखी हो जाता है। फिर ऐसे ही रोज सोनू कुछ ना कुछ मांगते रहता है, ना मिलने पे बदतमीजी करता है। पापा, मुझे नई साइकिल चाहिए। लेकिन बेटा पिछले महीने ही तो तुम्हारे लिए नई साइकिल मैंने लाया था। हाँ लाया था, तो वो अब मुझे पसंद नहीं रही। मैं घूमने जा रहा हूँ, मेरे वापस आने के बाद मुझे नई साइकिल यहाँ दिखनी चाहिए। ऐसे ही सोनू की डिमांड और बदतमीजी दोनों बढ़ती जाती है। रामलाल परेशान होके उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देता है, यह सोच के कि शायद वहाँ के स्ट्रिक्ट रूल्स के कारण सोनू सुधर जाए। 10 साल बाद वह सोनू को वापस घर लाया। सोनू ने अपने पिता को गले लगाया। यह देख रामलाल की आंखों में आंसू आ गया और उसे खुशी हुई कि उसके 10 सालों की तपस्या रंग लाई। दोनों ने खूब बातें किया और खुशी खुशी दोनों ने खाना खाया। अगली सुबह जब रामलाल दरवाजा खोलता है, तो देखता है कि घर के बाहर सोनू के वही छिछोरे दोस्त खड़े हैं, जिनके वजह से उसने सोनू को खुद से 10 साल दूर रखा। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सबको वहाँ से जाने को कहता है। तभी वहाँ सोनू आ जाता है। अरे पापा, क्यों इतना गुस्सा कर रहे और मेरे दोस्तों को क्यों भगा रहे? इतने सालों बाद तो मैं आया हूँ, बस एक बार मुझे अपने दोस्तों से मिल लेने दो ना, प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी देर ही मिलना, और इन लोगों के साथ तुम्हें कहीं नहीं जाना है। सोनू मान जाता है। अरे सोनू, हमने तुमको बहुत मिस किया, बहुत दिन हो गया यार, चलो आज पार्टी करने चलते हैं। फिर सोनू उनकी बातों में आ जाता है और पार्टी करने चला जाता है। फिर से सोनू धीरे धीरे पहले जैसा बदतमीज और बिगड़ैल हो जाता है। अपने पिता से सीधी मुंह बात तक नहीं करता और ऐसे ही आवारागर्दी करता। फिर रामलाल ने सोचा, खाली दिमाग शैतान का घर, अगर ये किसी काम में उलझा रहेगा तो आवारागर्दी छोड़ देगा। उसने सोनू से कहा, बेटा तुम अपने लिए कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। मैं चाहता तो तुम्हें अपने धंधे में ही लगा देता, लेकिन तुम इतना पढ़ लिख के ये काम करोगे, तुम्हें शोभा नहीं देगा। क्या कहा आपने पापा? मैं और नौकरी करूँगा? मैं तो बिजनेस करूँगा, और इसी बारे में आज मैं बात करने वाला था। अच्छा हुआ जो ये बात छिड़ी। मुझे 20 लाख रुपए चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 20 लाख रुपए? लेकिन बेटा इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? कहाँ से लाओगे और कहाँ से नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और हाँ, वो अपनी ज़मीन पड़ी है ना, बेच दो उसे, कम से कम उससे 30 लाख रुपए तो आ ही जाएंगे। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो?
हमारे पास अब इस घर के अलावा वही इकलौती ज़मीन बची है। पहले ही तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए और तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने सारी ज़मीन बेच दिया है। यही तो बचा है अब हमारे पास, और तुम कह रहे हो कि मैं इसे भी बेच दूं। देखो पापा, अगर कल तक 20 लाख रुपए मुझे नहीं मिले तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा और कहीं जाके अपनी जान दे दूंगा। इतना कह के सोनू वहाँ से चला जाता है। रामलाल सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे। फिर वो आखिरकार अपनी ज़मीन बेच ही देता है। सोनू के मुताबिक उस ज़मीन के बदले रामलाल को 30 लाख रुपए मिलते हैं। फिर सोनू आता है और रामलाल से वो सारे पैसे ले लेता है। फिर वो उन पैसों से एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलता है, लेकिन उसका रेस्टोरेंट लॉस में जाने लगता है। फिर सोनू अपने घर को भी धोखे से गिरवी रखवा के पैसे ले लेता है। एक दिन उसके रेस्टोरेंट में एक लड़की आती है जिससे उसे प्यार हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगता है। एक दिन जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। रामलाल दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि सोनू ने तो शादी कर ली है। पहले तो वो यह सब देख के बहुत शॉक्ड हो जाता है। फिर वो कहता है कि बेटा, यह सब क्या है? तुमने शादी कर ली, वो भी मुझे बिना बताए। तुमने मुझे बताना थोड़ा भी ज़रूरी नहीं समझा। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम्हारे शादी को लेके मेरे बहुत सपने थे। ओह पापा, अब इमोशनल ब्लैकमेल मत करो यार, और सामने से हटो। रिया बहुत थक गई है, उसे आराम करने दो। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। यह सब देख रामलाल की आंखों में आंसू आ जाता है। फिर एक दिन दोनों कहीं जा रहे होते हैं। तभी रामलाल, बेटा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और बहू, तुम ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाओगी? तुम अब हमारे घर की बहू हो और नई नई तुम्हारी शादी हुई है। साड़ी पहन के बाहर जाओ बेटा। ऐसे कपड़े अच्छे घर की बहुओं को शोभा नहीं देता बेटा। टूक दिया ना। और पापा, तुम अपने काम से काम रखो। इसे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं, ये खुद डिसाइड करेगी, तुम नहीं, समझे? और हाँ, आगे से मैं कोई फालतू की बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ तुम्हारा, तो आगे से ध्यान रखना, समझे? बिना मतलब के मूड खराब कर देते हो। यह सब देख रिया किसी सोच में पड़ जाती है। अरे, ये तो अपने बाप से इस तरह से बात कर रहा है जैसे ये कोई नौकर है। चलो अच्छा है, मुझे भी इसे इज्जत नहीं देनी पड़ेगी और मैं इस बुढ़े से घर का सारा काम कराऊंगी। जब इसका बेटा ही इसका इज्जत नहीं करता तो मैं क्यों करूं? चलो अच्छा है, मुझे तो मौका मिल गया। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन रामलाल को बहुत तेज बुखार रहता है। वो सोफे पे सो रहा होता है। तभी वहाँ सोनू आ जाता है। पापा, पापा, चलो उठो यहाँ से, मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है। यहाँ बैठ के, तुम नीचे जाके सो जाओ। लेकिन बेटा, मुझे तो बहुत तेज़ बुखार है, नीचे ज़मीन पे सोऊंगा तो और हो जाएगा बेटा। और तुम्हारे कमरे में तो बहुत बड़ा सा बेड है, उसी पे बैठ के काम कर लो। नहीं पापा, मैं वहाँ काम नहीं कर सकता। रिया बहुत आराम से सो रही है और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। देखो, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी उठो यहाँ से। फिर रामलाल जमीन पे आके बैठ जाता है और सोनू वहाँ सोफे पे बैठ के काम करने लगता है। तभी वहाँ रिया आती है। पापा, आज रात मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें मेरे सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो आज रात आप बाहर ही सो जाना। और खाना रेडी है क्योंकि जल्दी खा के मुझे बाहर जाना है आज की पार्टी के लिए सामान खरीदने के लिए। नहीं बेटा, आज मैंने खाना नहीं बनाया। वो क्या है न कि आज मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ बेटा। और मैं बाहर कैसे सो पाऊँगा? देख ही रही हो मौसम कितना ख़राब है। यह सब सुन रिया को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो रामलाल को एक जोर का लात मार देती है। अरे बुढ़े, कमाता धमाता तो है नहीं, और एक काम दिया जाए वो भी ढंग से नहीं करता। अभी तक खाना नहीं बनाया और बहाना बना रहा, और तू आज रात बाहर ही सोएगा, समझा? यह सब सोनू देख रहा था, लेकिन उसने रिया को कुछ नहीं कहा। अब तो यह सब सहने की रामलाल की आदत हो गई थी। रात को रामलाल को घर के बाहर निकाल दिया गया। मौसम बहुत खराब था, आंधी तूफान चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आएगा, और आखिरकार यही होता है। बहुत जोर से बारिश आ जाता है। रामलाल भीगने लगता है। उस बेचारे को पहले से ही बुखार रहता है और बारिश की ठंडी से वो और तड़पने लगता है। और
और इधर अंदर पार्टी चल रही होती है। कहीं खाली शराब की बोतल गिरी हुई होती है तो कहीं मांस का टुकड़ा। अगली सुबह सोनू ऑफिस के लिए निकलता है। रामलाल को गीले पड़े देख नजरअंदाज करके वो वहाँ से चला जाता है। रामलाल जैसे तैसे करके ठीक हो जाता है। सोनू का रेस्टोरेंट लॉस में जाने लगता है, जिससे रिया उसे एडवाइस देती है कि उसे रेस्टोरेंट बेच देना चाहिए और कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। सोनू रेस्टोरेंट बेच देता है। वो उन पैसों से रिया के नाम से एक आलीशान घर खरीदता है। फिर एक दिन दोनों सामान लेके निकल रहे होते हैं, तभी रामलाल देख लेता है। बेटा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो इस सामान के साथ? हम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन क्यों? मैंने क्या गलती कर दिया? अब तो मैं टाइम पे खाना भी बना देता हूँ। पापा, बात खाने की नहीं है। अब मैं इस गरीबी में नहीं जी सकता। मैंने हम दोनों के लिए एक बड़ा आलीशान सा घर लिया है और आज से हम दोनों वहीं रहेंगे। अरे, ये तो खुशी की बात है बेटा। पहले बता देते, मैं भी अपना सामान पैक कर लेता। कोई बात नहीं बेटा, रुक, मैं अभी कर लेता हूँ। एक मिनट, तुम कहाँ चल दिए? शायद तुमने अच्छे से सुना नहीं। हम दोनों जा रहे हैं बस, तुम नहीं। तुम यही रहोगे। और वैसे भी तुम कमाते धमाते तो हो नहीं, तो तुम्हारा खर्चा कौन चलाएगा? अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे लिए ही तो वो खेत बेच दिया जिससे सब्जी आती थी और जिसे बेच के हमारा गुजारा होता था। बहू, तुम ही समझाओ ना। मैं क्या समझाऊं? ये सच्ची तो कह रहा है। और वैसे भी बुढ़े, तुम बीमार रहने लगे हो। तुम्हारे शरीर से बदबू आती है। हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। बस बात खत्म। रामलाल गिड़गिड़ाने लगता है, दोनों के पैर पकड़ने लगता है, लेकिन वो लोग उसे लात मार के वहाँ से चले जाते हैं। रामलाल बैठ के रो रहा होता है, तभी वहाँ वही सेठ आ जाता है जिसके यहाँ सोनू ने अपना घर गिरवी रखा था। वो घर खाली कराने आता है, लेकिन रामलाल के साथ जो हुआ उसे सुनकर वो रामलाल को अपने घर ले जाता है और अपना बाप बना के उसका सेवा करने लगता है। उसका अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराता है और बिल्कुल ठीक कर देता है। इधर सोनू और रिया के पैसे ऐश करने में खत्म हो जाते हैं, इससे वो लोगों से उधार लेने लगते हैं अपने ऐश के लिए। फिर उन्हें उधार की लत लग जाती है, जिससे वो लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। उनका घर गाड़ी सब बेच के लोग अपना उधार चुकता करते हैं। ये दोनों रोड पे आ जाते हैं। वो दोनों वापस घर जाते हैं, लेकिन वो बंद होता है, जिससे सोनू समझ जाता है कि सेठ ने घर खाली करवा दिया है। वो सेठ के यहाँ काम मांगने जाते हैं तो बाहर रामलाल को देख चौंक जाते हैं। अरे यार, ये बुढ़ा पीछे लग जाएगा। हमारे खुद के रहने का कोई ठिकाना नहीं। अरे, तुम्हें उसके गले की चेन नहीं दिख रही? ये तो लाखों की है। इस बुढ़े के पास इतनी महंगी चेन कहाँ से आई? ओ बुढ़े, तू यहाँ नौकर है क्या? और तेरे पास ये चेन कहाँ से आया? तूने चोरी किया? चल ये चेन हमें दे दे, क्योंकि तेरे बेटे बहू है हम, और जो तेरा है वो हमारा होगा। नहीं, मैं नहीं दूंगा। ये चेन मुझे मेरे बेटे ने बहुत प्यार से दिया है। मैं तुम्हें ये चेन नहीं दूंगा। फिर वो दोनों उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं और उससे वो चेन छीनने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ। ये आवाज उसी सेठ की होती है। सेठ वहाँ आता है और कहता है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबूजी से बदतमीजी करने की? बाबूजी? आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सेठ जी। ये तो हमारे पापा हैं। शायद इनकी शक्ल आपके बाबूजी से मिलती होगी, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। आप इस बुढ़े पे भरोसा मत करिएगा, ये बहुत चोर है। देखिए, आपके यहाँ से चेन चुरा लिया है, वरना इस बुढ़े भिखारी के पास इतनी महंगी चेन कहाँ से आएगी। बस बहुत हुआ। अपने जबान को लगाम दो, वरना मैं तुम्हारी जबान कटवा दूंगा। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। ये मेरे बाबूजी ही है, जिसे तुम दोनों ने किसी लायक नहीं छोड़ा। पूरी तरह से कंगाल करके, मेंटली फिजिकली टॉर्चर करके इन्हें बेसहारा छोड़ दिया। अरे, ये तो दूसरे घर की है, लेकिन तू तो खुद इनका बेटा है ना। तू तो इनका खून है ना। तेरी आत्मा नहीं कांपी इनके साथ ऐसा करते हुए? अरे, ये बेचारे तेरे लिए क्या क्या नहीं किए। तेरा हर शौक पूरा किया, यहाँ तक कि रोड पे आ गए तेरे लिए, और तू इनके प्यार का यही सिला दिया।
मेरे बाबूजी बचपन में ही गुजर गए थे। मैं एक पिता की वैल्यू समझता हूँ। तेरे पास तेरे पिता है, इसीलिए तुझे इनकी कदर नहीं है। लेकिन जिनके पास नहीं है उससे जाके पूछ, उन पे क्या बीतती है। तुझ जैसे बेटे को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चल अब निकल यहाँ से, तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। और मेरे बाबूजी की इंसल्ट करने का तो अब सोचना भी मत। अगर तुमने हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। अब चलो बेशर्मियों, यहाँ से निकल जाओ और बाबूजी मेरे साथ ही रहेंगे। वो लोग रामलाल के पैर पकड़ लेते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन रामलाल को अब समझ आ गया होता है। वो उन्हें वहाँ से नजरअंदाज करके अपने धर्म के बेटे के साथ वहाँ से चला जाता है। सोनू और रिया को उनके गलती का एहसास हो गया होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। इस कहानी से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ज़्यादा लाड प्यार से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं और बच्चों पे खर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ ना कुछ सेविंग करना चाहिए, क्योंकि खुद के बच्चों का भी कोई भरोसा नहीं होता है। अपने फायदे के लिए वो अपने माँ बाप को भी छोड़ सकते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चे को बहुत ही लाड प्यार से पालते हैं, वही माँ बाप बुढ़ापे में अपने बच्चों के लिए एक बोझ बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, 4 बच्चों को एक माँ बहुत अच्छे से पाल सकती है, लेकिन 4 बच्चे भी मिलके एक माँ को अच्छे से नहीं पाल सकते। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।